हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार एसआई के प्री मॉक टेस्ट का सेट नंबर 13। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको रोज़ाना 8:30 बजे शाम को मिलता है, जिसमें हम लोग 50 MCQ कवर करते हैं। बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और बताइए कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। केमिस्ट्री में हम बात करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 219 को आप देखेंगे। रिविजन्स के तौर पे फिजिक्स में आपको पढ़ना है प्रकाश यानी लाइट्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टॉपिक वाइज सीरीज़ में आपको एक छोटा सा टॉपिक दे रहा हूँ। रबी और खरीफ की जो भी फसलें हैं, इनमें कौन कौन सी फसल आती हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे। उनकी बुआई और कटाई को भी याद रखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में जुलाई 2020 को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो यही रहने वाला कल का होमवर्क। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। देखिए, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के जो लेखक थे दीनबंधु मित्र थे, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि नील दर्पण गुजराती का प्रसिद्ध नाटक है। इसकी रचना 1858-59 में की हुई थी। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें 1858-59 तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे गलत जो किया गया वो गुजराती नहीं बंगाली का प्रसिद्ध नाटक था। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो किसे टिक करेंगे? करेक्ट आंसर होगा केवल और केवल एक, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित व्यवसायों पर विचार कीजिए, यानी कि इनकी जो भी पदावधियाँ थी उनका सही कालानुक्रम क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का जो समय था 1899 से 1905 तक, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं इनका जो समय था 1916 से लेकर के 1921 तक, क्लियर। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय 1910 से लेकर के 1916 और लॉर्ड इरविन का समय आपको पता होगा 1926 से लेकर के 1931। तो इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें ऑप्शंस, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1324 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लीडर, ठीक है। लीडर जो यहाँ पे अखबार की बात करें तो इसके संपादक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। ध्वनि तरंगे जब चलती है तो अपने साथ ले जाती है। तो आपको पता है कि ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि। यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी, ऊर्जा करेक्ट आंसर है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऊर्जा। नेक्स्ट वन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, जिसको TNT के नाम से जानते हैं, क्या है एक प्रकार का। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन जो है वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एक प्रकार का विस्फोटक होता है। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, प्रत्यास्था से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला पॉइंट्स ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करता है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक, बात यहाँ पे आधुनिक की गई है, इसलिए हम यहाँ पे मोज़ले को टिक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आवर्त सारणी की बात की जाती है, आवर्त नियम सबसे पहले किसने दिया था, तो वहाँ पे मेंडलीफ को टिक करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, मोज़ले। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं या फिर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या निकाली जाती है द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु संख्या को घटा दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो 35 में से 17 जाएगा तो 18 न्यूट्रॉन यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा
यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड कराए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके कुछ भी डाला जाता है और आपके साथ टाइम पास किया जाता है। अगर आप सीरियस होकर के हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। बस हमारे साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, खुद आपको पता चल जाता होगा कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह से होता है और एग्ज़ाम्स का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपको खुद पता चलेगा। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किसे जानते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जो कि अमेरिका करेक्ट आंसर है। और आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष योग दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि जून 2020 में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में, या फिर हम कह सकते हैं एक्चुअली केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो उस वक्त तो ये राज्य था, तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को, बी यहाँ पे करेक्ट है, 20 जून। नेक्स्ट वन कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वथनांक और हिमांक, तो क्वथनांक का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक का मतलब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो सेल्सियस टेम्परेचर पे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि सेल्सियस टेम्परेचर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हम ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, टिक करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत से। ठीक है, जिसको हम लोग क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट्स, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है तो पायरुविक अम्ल, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, साइटोकाइनिन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि पादप हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एस बेसिक अम्ल। ये चीज़ आपको याद रखना है। बात यहाँ पे साइटोकाइनिन की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 1955 में साइटोकाइनिन की जो खोज की गई थी वो मिलर के द्वारा किया गया था, मिलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट्स, हाल ही में किस राज्य में स्थित दलुंगा कोयला जो खदान है व्यावसायिक रूप से चालू हो गई है? दुलंगा कोयला खदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन जो प्राप्त करने वाला, यानी आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय प्राणी कौन सा बन गया? प्राणी उद्यान की बात यहाँ पे की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, पार्क की बात की जा रही है, प्राणी नहीं। भारतीय प्राणी उद्यान कौन सा बन गया? तो सही आंसर है हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल जो पार्क है, आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, चिल्हाटी हल्दीबाड़ी किन दो देशों के बीच एक रेलवे लिंक है? बताइए, चिल्हाटी हल्दीबाड़ी किन दो देशों के बीच एक रेलवे लिंक है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। अगला पॉइंट ये कह रहा है, विंग लॉन्ग 2 सैन्य ड्रोन किस देश द्वारा निर्मित किया गया? विंग लॉन्ग 2 जो है वो सैन्य ड्रोन है, वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना के द्वारा विकसित किया गया। हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, विंग लॉन्ग 2 एक मानव रहित, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मानव रहित प्रणाली है जो कि चीन की चेंडुगु एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया, और ये 480 किलो वजन तक का पेलोड रख सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को, ये ध्यान रखिएगा कि चीन ने पाकिस्तान को कुल 48 विंग लूंग सेकेंड जो सैन्य ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए संबंधी समझौता किया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की मुख्य पर्वत श्रेणी हिंदू कुश का उपनाम क्या है? मुख्य पर्वत श्रेणी हिंदू कुश का उपनाम क्या है?
तो हिंदू कुश का उपनाम हम कह सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कोह ए बाबा, फिरोज को और कोह ए सफ़ेद, ये तीनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं अफगानिस्तान की मुख्य पर्वत श्रेणी जो कि हिंदू कुश है, और हिंदू कुश को कोह ए बाबा, फिरोज को और कोह ए सफ़ेद जैसे क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। हिंदू कुश पर्वत प्रमुख दर्रे खैबर, गोमल एवं बोलन है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आर्य जो सबसे पहले आए थे इन्हीं दर्रों को पार करके आए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लुप्त प्राय सेके। ठीक है, सेके नामक जनजातीय भाषा का संबंध किस भाषा से है? तो इसका संबंध हो जाता है नेपाली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सेके जो है नेपाल में बोली जाने वाली जो कि 100 जनजातीय भाषाओं में से एक है। और सेके का जो कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सुनहरी भाषा होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा जंगली सूरजमुखी की नई प्रजाति खोजा गया जिसका नाम क्या रखा गया? पोर्टुलका लालाजी। ठीक है, पोर्टुलका लालाजी की खोज की गई है। आपको ये बताना है कि किस राज्य में की गई है। तो पोर्टुलका लालाजी की खोज जो है सूरजमुखी की जंगली प्रजाति है और इसका खोज आंध्र प्रदेश में किया गया। यहाँ पे बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जंगली सूरजमुखी की नई प्रजाति पोर्टुलका लालाजी की खोज की गई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लालाजी जो नाम रखा गया वो क्या है, तो इस प्रजाति का जो नाम है लालाजी, वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक जो विख्यात वनस्पति शास्त्र थे लालाजी सिंह, इन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है, पोर्टुलका लालाजी। और ये पूर्वी घाट में पाया जाने वाला एक विंड सन रोज़ है। पोर्टुलका लालाजी फूल लाल गुलाबी रंग के होते हैं और लगभग 0.5 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सभी चीज़ें, पॉइंट्स जो कि आपको बस ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आपने देखा ये किसकी प्रजाति थी, सूरजमुखी की प्रजाति थी, कहाँ पे खोजी गई है, तो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में। ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट्स, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम कुट से ज्ञात करें। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया गया, व्यक्तित्व आंदोलन यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो वो है, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पहला दूसरा तो क्लियर कर लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप कहेंगे 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक 1930 हो जाता है, एक 1940 हो जाता है। लेकिन गलत आप जो करेंगे वो है ऑप्शन यहाँ पे जो कि थर्ड और फोर्थ पॉइंट्स में। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था 1942 में ही, जबकि क्रिप्स मिशन भी 1942 में ही भारत आया था। तो अब हम यहाँ पे गलत कैसे करेंगे, कौन सही है कौन गलत है? अगर ऑप्शंस भी देखें तो 1 2 4 3 है और 1 2 3 4 भी है, यानी कि यहाँ पे टोटली कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग को सही करना होगा इस एक तरीके से। अब आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, कब? इसका प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था और 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। यानी हम यहाँ पे अगर भारत छोड़ो आंदोलन को देखिए तो ये अगस्त से संबंधित है, 8 अगस्त को लेकर के चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1942 क्रिप्स मिशन की देखें तो भारत ये कब आया था, तो मार्च में आया हुआ था। क्लियर, तो मार्च में। अब आप यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि 1 2 4 और 3। ठीक है, 1 2 4 3 करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एग्ज़ाम्स में भी जब पूछे जाते हैं तो इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में एक खुशी के साथ वीडियो बनाए, मोटिवेशन मिले। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये आर्टिकल किस में है? तो 143 आर्टिकल में ये बात कही गई है। अगला पॉइंट्स, भारत में किसी राज्य में विधान परिषद या फिर विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? बताइए किसके द्वारा? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि भारत
कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति जो की जा सकती है किसके द्वारा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। और ये बात जो है आपको पता है कि 169 आर्टिकल जो कहता है वो किससे संबंधित है, विधान परिषद का सृजन और समाप्ति से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है, तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आपको बता दूं कि अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के उन अधिकारों का वर्णन किया गया जिसके तहत केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान किया जा सकता है, और ये जो समाधान की बात की जाती है वो उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट जो कि एकदम वीवीआई प्रश्न, इसको अच्छे से याद रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो गठित निर्वाचक मंडल होता है उसमें करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा कि संघीय संसद यानी संसद के दोनों जो भी सदन हैं तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्रामीण विकास अवस्थापना कोष का वित्तीयन जो है वो किया जा रहा है किसके द्वारा, तो इसका वित्तीयन जो किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि ग्रामीण विकास अवस्थापना कोष की जो स्थापना की गई थी 1995 में तत्कालिक भाजपा सरकार के शासनकाल में किया गया था, और इसके माध्यम से भारत के पिछड़े गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर उसमें क्रियान्वयन का प्रयास किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव भी किया गया कि इस कोष का अब नया नामकरण जो किया गया वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण निधि कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका वित्तीयन जो किया जा रहा है वित्तीयन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो बात यहाँ पे नाबार्ड की जा रही है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, बताइएगा कमेंट्स करके। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से बम्बई शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य जो कि सही है, यानी कि कथन की बात की जा रही है, जो भी यहाँ पे कथन दिए गए इसमें बम्बई शेयर बाजार के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, बिल्कुल सही है। दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी सही है। अगला पॉइंट से कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो गरीबी हटाओ का रखा गया था मुख्य उद्देश्य, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय की अगर हम बात करें तो कब से कब तक था, तो ये ध्यान रखिएगा 1974 से लेकर के 1978 तक, और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो डीपी धर ने तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो पंतनगर, ठीक है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि पंतनगर कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड में स्थित है पंतनगर, जो कि 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि सॉलिड प्रोपेल्सन रॉकेट इंजन जिसका हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया कलाम 5, ठीक है। कलाम 5 यहाँ पे करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो करना ही करना है, साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन पे ज़रूर सेट रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और ये शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापमान के जो इंजन का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था।
तो ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का जो मूल अधिकार से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म के वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? बोधिसत्व कहते थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची जो किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर को ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट्स, भारत में किस स्थान पर मिलने वाले मयूर गुड़ को हाल ही में जीआई टैग मिला है? मयूर गुड़ को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, ये किस स्थान पर मिलता है? तो इडुक्की करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इडुक्की। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो पहला पॉइंट तो यही पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहे कि किस जेल में उन्होंने ये पुस्तक को लिखा था, तो राइट आंसर होगा अहमदनगर फोर्ट, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? जीएन नाटेसन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स, इको मार्क क्या है? इको मार्क जो वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादक को नामपत्रित करने की योजना है इको मार्क। ठीक है, इको मार्क। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि किस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इनसेट का पूरा रूप क्या है? इनसेट, इनसेट का पूरा रूप बात करें तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट वन, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का आरंभ किस वर्ष हुआ था? भारत के सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है, इसका आरंभ किस वर्ष में किया गया था? सन 1954 में। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1954। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आज की ये वीडियो कैसी लगी ये तो आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने चेंजिंग किया, लुक भी चेंजिंग है, तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। रोजाना इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से कमेंट्स करके इसका राइट आंसर नीचे बताइएगा। तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।